मेहरबाड़ा में 76वें संविधान दिवस के उपलक्ष्य में गांव के यूथ द्वारा जो ये प्रोग्राम रखा गया है, मैं सबसे पहले इस सफल प्रोग्राम के लिए मेरी मातृशक्ति, क्योंकि इस सफल प्रोग्राम में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है कि जब हम लंगर खा के आए तो बड़ा प्यारा लंगर बना हुआ था और हमारी बहनें बेटियां उसको बना रही। इनका भी बड़ा योगदान है, यूथ का भी बड़ा योगदान है। ये जो आपने प्रोग्राम रखा, सबसे पहले इसके लिए आपको बधाई। और मैं बहुजन समाज में जन्मे जितने महापुरुष हैं सभी का पता है, सभी ने नाम लिया है, उनके चरणों में नमन करते हुए मंच पर विराजमान आदरणीय मेरे बड़े भाई लखपत राय जी मेहड़ा जी, आम जननीति पार्टी के अध्यक्ष संदीप सतीश कुमार जी खन्ना, भाई रेवता राम जी और हमारा बेटा बजरंग राठी जो कि संगीत के माध्यम से बहुत ही बढ़िया प्रचार कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि यदि बजरंग राठी के जो आपने गीत सुने हैं, आप सुबह सुबह दूसरे टलियां बजाने की बजाय अगर इनके भजन सुन लो ना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये जो प्रोग्राम है, हम संविधान दिवस मनाते हैं, छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं है। बाबा साहब ने क्या सोच के संविधान लिखा था? बाबा साहब ने एक बात कही थी जब इस दुनिया में जाने से पहले, इस दुनिया से, कि मेरा मरना उस दिन मरना समझ लेना जिस देश के मेरे द्वारा लिखे हुए संविधान की हत्या हो गई, उस दिन समझना मेरी मौत हुई। जब तक इस देश का संविधान जिंदा है समझना मैं जिंदा हूं। और आज की वर्तमान जो हुकूमत है वो बाबा साहब के संविधान को, मैं तो ये खत्म करना नहीं चाहती, खत्म कर रही है। शुरुआत उसकी हो चुकी। ये जो संविधान लिखने का मौका यूं ही हवा में नहीं मिला, बाबा साहब को बहुत कष्ट सहने पड़े। 9/12/1946 को संविधान सभा का कार्यकारी अध्यक्ष सच्चिदानंद जी को बनाया जाता है। 11 दिसंबर 1946 को उनको उठा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन का प्रस्ताव लेके संविधान सभा में आते हैं और 17-12 को उसके ऊपर चर्चा होती है। पर्ची बड़ी उसके ऊपर चर्चा। विरोधी गांधी एंड पार्टी का आपको पता ही है, वो नहीं चाहते थे कि संविधान सभा के अंदर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की बात को सोचे। उन्होंने प्लानिंग बनाई कि बाबा साहब अम्बेडकर जब अपनी बात रखें तो पूरे जोर से उसका विरोध करना है। और जब बाबा साहब की चौथे नंबर पे बारी आई तो आपको प्राउड होगा कि बाबा साहब ने अपनी बात को राष्ट्र निर्माण के मुद्दे के ऊपर, इस देश का जो राष्ट्र का निर्माण है वो कैसे किया जाए, उसके ऊपर जब अपनी बात रखी तो जो संविधान सभा में बैठे थे जिनको ये कहा था कि विरोध करना है, इतनी मजबूती से उन्होंने अपनी बात रखी कि वो मेज थपथपाने के लिए मजबूर हो गए, सब भूल गए। और उस बाबा साहब की कही हुई बात को, संविधान सभा के अंदर बोली गई बात को इग्नोर नहीं कर सके, उसको संविधान सभा के रिकॉर्ड में लिया। अब चलो सारी बात होगी वो पीछे, मैं इस बात में ज्यादा लंबा नहीं जाना चाहता, क्योंकि जयसुर और खुरना से मुस्लिम समाज के लोगों ने पश्चिम बंगाल से बाबा साहब को जिताकर भेजा, तो गांधी एंड पार्टी ने उसको पाकिस्तान को दे दिया। जोगेंद्रनाथ मंडल जी के प्रयासों से वो संविधान सभा में पहुंचे। लेकिन उससे पहले बाबा साहब को जब वो जयसुर और खुरना में सीट चली गई तो बाबा साहब बड़े चिंतित थे। स्टेट एंड माइनॉरिटी ग्रंथ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब द्वारा लिखा गया भी, अगर मैं नहीं जाता तो जोगेंद्रनाथ मंडल जीत चुका था कि आप जाओगे। पर जब वो संविधान सभा के अंदर राष्ट्र के निर्माण कैसे किया जाएगा, बाबा साहब ने अपनी बात रखी
तो गांधीयन पार्टी कुछ गलतियां करती थी हर मौके पर। जब भी मौका मिलता था तो गांधी अपनी गेम खेलता था। इन्होंने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बहन विजय लक्ष्मी को ब्रिटेन में भेजा कि वहां से कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर वकील लाया जाए और हमारे देश का संविधान लिखा। तो लंदन में जाके जब उसने सर विलियम आइवर्स एडवोकेट था, ब्रिटिश एडवोकेट, उससे बात की तो उसने एक बात कही कि आप यहाँ हमारे पास आए हो, आपके देश में इतना बड़ा विद्वान बैठा है जो कुछ भी कर सकता है, तो आपका संविधान तो वो भी लिख सकता है। अब सच मायने रखिए आप कि वाकया ही इंडिया में ऐसा कोई आदमी था ही नहीं जो संविधान लिख सके। जो सरदार पटेल ये कहता था अम्बेडकर तो क्या, मैं अम्बेडकर की परछाई जो है ना सर अपना संसद में नहीं पहुंचने दूंगा, वही आदमी मजबूर होकर कांग्रेस को कहता है कि अम्बेडकर के खिलाफ एक शब्द मत बोल देना, क्योंकि अब हमारे पास बंदा नहीं है, संविधान यही लिख लेगा। ये बाबा साहब की मजबूरी। अब उस संविधान के साथ वो कह रहा है, मैंने शुरू में कहा था, आप सुनिए। संविधान के अंदर सबसे बड़ी जो एक ताकत थी वो वोट की ताकत थी, और उस वोट की ताकत की वजह से हमारे गरीब घरों में गरीबी बहुत है। गरीब से गरीब घर में भी फन्ने खा आदमी बोलो वोट मांगते समय गोटियां टेकते गिनते, वैसे कभी ना आए, हमारे घरों में नहीं आते ये लोग। लेकिन जब चुनाव होता है, हमारा कोई बच्चा रीठ लटक रहा है उसका, और उसके हाथ का पानी का गिलास छाछ पकड़ा दो ना, तो वो कैंडिडेट वो भी पी जाएगा। वो नहीं देखता है कि इसकी रीठ लटकता है, वो ये देखते हैं कि इसके पास वोट है, और वो चाट भी जाएगा। ऐसे वोट की ताकत। आज वो वोट आपसे छीनी जा चुकी है। अब जब हमारे पास वोट का ही राइट नहीं है तो आपके पास कोई ताकत है क्या? कोई पूछेगा क्या आपको? वो वोट आपकी छीनी जा चुकी है, जिस पर चर्चा करनी चाहिए थी। अब ये जो SIR हो रही है ना, ये पता क्या है? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है हमारे लोगों के साथ। अब बताओ, वोट क्या ये नरेंद्र मोदी जो इस देश का प्रधानमंत्री बना है, वोट की ताकत से बना है क्या? वो ताकत EVM है साथियों इसके पास। ये जो EVM मशीन आई है, 25 लाख वोटों की हरियाणा में गड़बड़ हुई थी। 25 लाख वोट काट दिए गए, और वो 25 लाख वोट किन लोगों के काटे गए? SC ST OBC एंड माइनॉरिटी। 80 लाख से ऊपर महाराष्ट्र चुनाव के अंदर वोट काटे गए, वो किन लोगों के काटे गए? SC ST एंड OBC और माइनॉरिटी। अब 80 लाख वोट करंट रिजल्ट है कि बिहार के अंदर हमारे लोगों के 80 लाख वोट काटे। अब ये RSS BJP को SIR कराने की नौबत क्यों आई? मंथन कीजिए साथी। ये जो नाच रहे थे ना, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा कि हमारे साथ हो क्या रहा है, और हम यहाँ 5 मिनट बैठ नहीं सकते। हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। ये जो SIR हो रही है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब लिखी, जिसमें वो कहता है कि इस देश का जो ब्राह्मण है वो विदेशी है, यहाँ का मूल निवासी नहीं। लाला लाजपत राय ने भारत का संविधान किताब लिखी, उसमें लाला लाजपत राय कह रहे हैं कि ब्राह्मण इस देश का नागरिक, मूल निवासी नहीं है। वो कौन है? वो विदेशी। और भी काफी विचारक लेखक जो है, सोशल एक्टिविस्ट है, जिन्होंने, चाहे वो पंडित राहुल शंकर लगा लो, उन्होंने मोलका टू गंगा किताब लिखी, उसमें उसने भी कहा है कि भारत का जो ब्राह्मण है वो विदेशी है, यहाँ का मूल निवासी नहीं। अब एक धमाका और हुआ उससे। अमेरिका की उठा यूनिवर्सिटी है, वहां के कोई डेलीगेशन आया था भारत में। उन्होंने जब यहाँ जातिवादी व्यवस्था देखी, नफरत एक दूसरे के प्रति देखी, तो उनके दिमाग में आया यार इनका DNA चेक किया जाए।
कितनी नफरत ये लोग एक दूसरे से करते हैं। जातिवाद का जहर भारत में इतना ज्यादा है। तो वहां उन्होंने उठा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बामशाद, माइकल बामशाद द्वारा रिसर्च किया गया, खून टेस्ट सैंपल लिए गए यहाँ के लोगों के, ब्राह्मणों का ब्लड लिया गया, अपने एससी के लोगों का ब्लड लिया गया, एसटी के लोगों का ब्लड लिए गए, ओबीसी के लोगों का ब्लड लिया गया, माइनॉरिटी के लोगों का ब्लड लिया गया। तो 21 मई 2014 को द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार, जो भारत का बहुत बड़ा अखबार है, उसमें खबर आती है कि ये जो ब्राह्मणों का खून ब्लड है ये विदेशी है, ये यूरोप के अंदर एक स्टेट है यूरेशियन, इनका जो ब्लड ब्राह्मण का है वो यूरेशियन के साथ मिलता है, ये मूल निवासी नहीं। अब जब ब्राह्मण का डीएनए बाहर का है, वो विदेशी है, इस बात को उटा यूनिवर्सिटी ने क्लियर कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 मई 2014 को एक खबर छपती है। तो यदि ऐसा झूठ होता तो आरएसएस भाजपा के जो मनुवादी लोग हैं ये कोर्ट में जाते ना, पता इनको भी है, क्योंकि इनके बड़ों ने किताबें लिख के खुद कहा है कि हम विदेशी हैं। अब जब द टाइम्स ऑफ इंडिया में उटा यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट होती है तो हमारे ही बामसेफ की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वामन मेश्राम जी आगाज करते हैं कि भारत का संविधान ये कहता है कि इस देश के ऊपर कोई विदेशी राज नहीं कर सकता, तो इस देश का ब्राह्मण कैसे प्रांतों पर राज कर सकता, नहीं कर सकता। अब मैं बात कर रहा हूं वो SIR ये जो हो गया, वोट क्यों काटे जा रहे हैं। अब जब इस बात का आगाज हुआ, आवाज बुलंद हुई, मोहन भागवत को आरएसएस के लोगों को सफाइयां देनी पड़ी कि नहीं हम इस देश के मूल निवासी हैं, लेकिन उस डीएनए को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। डीएनए को कोई चैलेंज कर देगा क्या? नहीं कर सकता। अब रोहतक के अंदर बामसेफ ने डीएनए के ऊपर सेमिनार किया, आरएसएस और बीजेपी के संगठनों ने उसका विरोध भी किया, लेकिन मेश्राम साहब डरते नहीं किसी। रतनगढ़ के अंदर भी सेमिनार हुआ और वो आपको खुशी होगी कि सुखदेव सिंह सुखिया जो इस दुनिया से कत्ल हो गया उनका, उसके पीछे आरएसएस का हाथ है, क्योंकि वो बामसेफ के साथ जुड़ चुके थे। हम लोग क्या है उसको देखते नहीं, सुनते नहीं हमारे लोग। बामसेफ क्या बोलता है आरएसएस के लोग डेली सुनते हैं, लेकिन हम हमारे महापुरुषों की, हम हमारे बड़ों की बात, हमारे जो विद्वान हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनकी बात को हम नहीं सुनते। अब जब इस आवाज ने जोर पकड़ा कि ब्राह्मण विदेशी है, वो हमारे ऊपर राज नहीं कर सकता, उन्होंने क्या किया, आरएसएस सोशल एडवांस सोचती है। सुन लेना बेटा, बहुत गहरी बात है, तू स्टूडेंट है, तेरे को कह रहा है ना, इधर उधर बातें नहीं। स्टूडेंट्स आप सुनिए इस बात को, क्या होने जा रहा है आपके साथ। अब इन्होंने उस डीएनए रिपोर्ट को काउंटर करने के लिए SIR लागू कर दी। अब आपको पता है नई वोट बन रही है ना, घर घर में आ रही है ना, जिनकी वोट 2002 में कट चुकी है। मान लो मेरे पिताजी की 2002 में वोट कट गई तो मेरी वोट नहीं बनी। आ रही है ना, पता है सबको 2002 की वोटर लिस्ट में जिसका नाम नहीं है ना, उसके पिता का, तो उसके बच्चों की वोटर लिस्ट, मेरा खुद का कटा हुआ, मैं झेल रहा हूं इसको, लेकिन मेरा थोड़ा सा ये बचत हो रही है कि मेरे पिताजी हरियाणा के अंदर सरकारी नौकरी में थे, तो वो रिकॉर्ड वैलिड हो सकता है। मान लो गलती से हमारा किसान मजदूर की वोट कट गई 2002 में, कई बार गलती से कट जाती है, तो उसके बच्चे की वोट नहीं। अब जब उसके बच्चे की वोट नहीं, मान लो मेरी वोट अब नहीं बने सकती, मैं मेरे फादर का, पिता का वोट साबित नहीं कर पाया, कहीं से रिकॉर्ड नहीं ला पाया, तो मेरी वोट नहीं बनेगी। अब क्या होगा, 25 साल बाद फिर SIR होगा, तब मेरा, अब जब मेरा बेटा मान लो 18 साल का हो गया, तो 18 साल को अधिकार है ना कि वो वोट बनवाई,
तो 18 साल का बच्चा जब वोट बनाएगा ना, वो कहेगा तेरे पिता की वोट ला। तो मेरे पिता की 2000 की लिस्ट में नहीं है तो वोट मेरी नहीं बनी, जब मेरी नहीं बनी तो मेरे बेटे की कैसे बन जाएगी? देखिए कितनी बड़ी साजिश, ये षड्यंत्र वर्तमान की हुकूमत हमारे संविधान के खिलाफ जाती है। अब क्या है, आपकी नागरिकता, जिन विदेशियों से हम कहते थे कि आप नागरिक नहीं हैं, वो विदेशी हुकूमत पर विराजमान होके हमसे हमारी नागरिकता मांग रहे हैं। यदि हमारा उस वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा ना, तो हमें ये साबित करना पड़ेगा कि हम इस भारत देश के नागरिक हैं या नहीं। छोटी बात नहीं है, हमारे लोग बैठ कर सुन रहे हैं। अगर आप भारत के नागरिक नहीं हो तो भाई फिर वो आरक्षण आपका किस काम का है? मिल जाएगी क्या नौकरी हमारे बच्चों को? हमारे बच्चों को स्कूल में फैसिलिटी मिल जाएगी क्या? बाबा साहब का संविधान मनुस्मृति आप कह रहे हो लागू होगी, मनुस्मृति लागू हो चुकी है। हमने 2000 वर्ष तक मनुस्मृति के माध्यम से शोषण से अपना सहा, एक अमेंडमेंट नहीं हुआ। 75 साल के अंदर 135 के करीब अमेंडमेंट हो चुके हैं बाबा साहब के लिखे हुए संविधान में। क्या निजीकरण के माध्यम से नौकरियां खत्म नहीं कर दी गई? हम आपस में लड़ रहे हैं, हमारा ईडब्ल्यू की एस की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। आरक्षण का मापदंड गरीबी हटाओ उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा फंडामेंटल राइट है कि जिन जातियों को सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया गया, ये आरक्षण उनके लिए। ब्राह्मण को चाहे नंग हो कंगाल हो तो भी बिना दादो कहना पड़े। तो हमारे वाले तो राष्ट्रपति मुर्मू जी बैठे हैं ना, मंदिर में नहीं बुलाया, बुलाया था क्या? नहीं बुलाया सर, नहीं बुलाया। हमारे वाले चीफ जस्टिस के सामने जूता उछाल के मारा, मारा कि नहीं मारा? चीफ जस्टिस जो इस देश की राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, वो जूता यूं नहीं उछाला था, वो जूता उछाल के जब चीफ जस्टिस की तरफ मारा तो उन्होंने ये आरएसएस बीजेपी के लोगों ने कहा था जहां मर्जी चले जाओ, जिस मर्जी कुर्सी पर बैठ जाओ, आपकी औकात हमारी नजरों में इस जूते जैसी। ये हमें आगाह किया। आईपीएस भाई पूर्ण कुमार हरियाणा के कम नहीं था। वो ये नहीं था कि गरीबी के घर से उठकर वो आईपीएस बना था, वो लैंडलॉर्ड घर से थे। उसका पिताजी मजिस्ट्रेट थे, उसका साला बठिंडा एमएलए, उसकी मिसिज आईएएस, और वो आईपीएस अपने आप को गोली मार रहा है, आत्महत्या कर रहा है। पता है क्यों? बीजेपी के सरकार के जो ब्यूरोक्रेट थे, डीजीपी था, चीफ सेक्रेटरी था, उसको जातिगत आधार पर इतना प्रताड़ित किया गया जिसकी हद नहीं थी। और उसका कसूर क्या था? जब किसान आंदोलन चला था तो हरियाणा के अंदर वो एसपी था, उसको ये कहा गया था बीजेपी सरकार द्वारा कि तू गोली चलाए किसानों पर, वो कहता मैं नहीं गोली चला सकता। आईपीएस छोटा तो नहीं होता बेटियों, सुने ना, आईएएस बहुत मेंटली स्ट्रांग होता है वो। जब वो आदमी आईपीएस अपने आप को गोली मार रहा है, सोचिए आप उसको कितना प्रताड़ित किया गया। 5 दिन तक उसको किडनैप करके रखा गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। इसलिए उसने अपने आप को गोली मारी थी। अब जब चीफ जस्टिस को जूता दिखाया जा रहा है, यूपीएससी की टॉप परीक्षा पास करने वाला आईपीएस अपने आप को गोली मारने के लिए मजबूर हो रहा है, तो आप क्या समझते हो? ये दांत निकाल कर बैठने के लिए समय नहीं है। आप सुरक्षित हो क्या? सुरक्षित हो आप? नहीं है सर, छोटी बात नहीं है, आप समझिए। हम तो खड़े हो जाते हैं जैसे बजरंग जी ने कोई खड़ा लगा रखा है। खड़ा लगाने के लिए इकट्ठे नहीं हो हम इस बात के ऊपर मंथन करने के लिए हुए ये हो क्या रहा है। अब सबसे पहले एक काम जो हमें करना चाहिए,
हमारी पार्टियां बहुत निरंतर है ना, हमारी अपनी की पार्टी, किसी पार्टी से ये आगाज नहीं हो रहा इस ईवीएम का इलाज किया जाए। कुछ भी नहीं करना। ये जूते क्यों चल रहे हैं? मोदी के पास ईवीएम है, आरएसएस के पास ईवीएम है, वो कह रहे हैं मुझे तेरी वोट की जरूरत नहीं है। किसान आंदोलन सवा साल चला था साथियों, पर वह मन नहीं किया उसने, कोई सारा देश बेच लिया। वो कहता जाओ कहां करना, मुझे तुम्हारी वोट की जरूरत ही नहीं है। तो क्या कोई आदमी आपकी अब घरों में वोट मांगने के लिए नोरे निकालेगा क्या? तो जो मैं कह रहा था, कोई कौन हमारी जूठी लस्सी पिएगा? सर नहीं पिएगा, उसको आपके वोट की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास ईवीएम। मैंने आज एक वीडियो वायरल किया, मैं और साहब जब भी बैठते अक्सर हम रात को अलग अलग सोते हैं, नहीं सारा दिन इकट्ठे रहते हैं, और हर वक्त हमारा गाड़ी में यही मन था, हर वक्त ये हो क्या रहा है। तो हम आपस में टुकड़ों में बढ़ चुके हैं साथी, ये बताओ, क्योंकि हमने देख लिया है सच बोलने वाले अपने वाले भी है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे। जसविंदर सिंह कोई कॉल करता है तो ये नहीं कोई देखता कि ये हमारा अम्बेडकरवादी साथी है, ये हमारी मूवमेंट का साथी है, मूवमेंट का हिस्सा है। हम क्या देखते हैं, यार वो मजहबी है, वहां बड़ी राजनीति चमकाता है। और मजहबी क्या करता है, रेताराम जी बुला ले तो क्या यार मेघवाड़ा बड़ी कर रहे, और कोई और बुला ले तो वह। इस बात का आरएसएस को पता लगे, हमारी गोल पर की बात आ गई। पार्टियां जितनी ज्यादा हमारी बनेंगी उतनी ज्यादा आरएसएस मजबूत होगी, क्योंकि हमारा वोट खिंडेगा। यही तो चलते हैं। अगर अपने बहुजन समाज पार्टी यहां से चुनाव लड़े, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी चुनाव से लड़े, एक आधा मेरे जैसा मजबूत निर्दलीय ठोक दे, आप उम्मीद करोगे कि हम जीत जाएंगे? क्या आज समय नहीं है कि हमें इकट्ठे बैठना चाहिए? वामन मेश्राम जी को बैठना चाहिए, बहन जी को बैठना चाहिए, और चंद्रशेखर रावण को बैठना चाहिए। अगर यूं अलग अलग ढोलकी जो खिलाएगा ना, मैं नहीं मानता कि वो हमें कोई बचा लेगा। सबसे बड़े दुश्मन हमारे लोग, ये सत्य है। बाबा साहब की बात तो हम करते हैं, बाबा साहब ने एक सबसे बड़ा कहा है कि व्यक्ति पूजा और पार्टी पूजा ये लोकतंत्र के लिए घातक है। हम बीजेपी वालों कहते हैं अंधभक्त हैं, क्या हम अंधभक्त नहीं है? मेरे जैसा थोड़ा सा कह देना कि बहन जी मिशन से हट गई तो मटागार गाड़ 50 तैयार हो जाए, पर ये नहीं कहते यार मंथन करना चाहिए था। सत्ता और विचारधारा, आपने यदि विचारधारा को बचा के सत्ता कुर्बान कर दी तो जब मर्जी सत्ता हासिल कर लोगे, लेकिन सत्ता के लालच में आपने विचारधारा कुर्बान कर दी तो सत्ता हासिल नहीं कर पाओगे, जिसका उदाहरण यूपी है कि नहीं है? बोलो। हमारे लोग मेढ़ा जी और कई बार क्या इनको तो पता ही नहीं, क्या हम अंधभक्त नहीं है क्या हमें बहन जी को नहीं पूछना चाहिए कि बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने कब अपनी प्रतिज्ञा में कब लिखा था? बाबा साहब तो कहते हैं मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को मानूंगा ही नहीं, और हम आगे इस बात के हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, ब्राह्मण ने तो बजा दिया शंख, एक भी एमएलए नहीं, एक भी एमपी नहीं। क्या ये हमसे गलती नहीं हुई? क्या इसके ऊपर मंथन करना हमारा फर्ज नहीं बनता? लेकिन हम कहते तो हमारे भाई नाराज हो जाते हैं, क्या धारीवाल का तो दिमाग हाल गया, मेढ़ा जी पागल हो रहे, बम्बे में शमशा का कहां जाए, कहां जाए? बात को बात कह रहे हम अपने घर में, मैं कहता हूं मुझे यहां बोलने में लगता है कभी अभी कोई भाई खड़ा ना हो जाए और धारीवाल के बकवास मारा, क्या करोगे? कैसे सामना करोगे इस मनोभाव का? तो साथियों, मेंटली मेरी मात्र शक्ति है, मैं आपको बताता हूं, बच्चियों का भविष्य आज हमारा खतरे में है। स्कूली सिस्टम ऐसे कर दिए गए हैं कि हमारे बच्चों के 89,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल सही बात है। 89,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, और व्यवस्था ये बनाई जा रही है वर्तमान हुकूमत के द्वारा
कि सरकारी स्कूलों को ताला लगा के हमारे बच्चों के हाथ में मोमबत्ती, अगरबत्ती और मंदिर का घंटा थमाने के प्रयास चल रहे हैं सर। कब जागोगे? बताओ, कितने बड़े आंदोलन चल रहा है कि कोई हमारे बड़ा आ रहा है कोई सड़कों? तो सबसे पहले काम एक ही है, इस ईवीएम को हटा दो सर। जब तक ईवीएम है छोड़ दो उम्मीद, जब तक ईवीएम रहेगी तो तैयारी कर लो, वो गली में हांडी फिर आएगी बजरंग जी, पीछे झाड़ू बनने वाला है। ठीक है, पूरी तैयारी चल रही। एक तो जातिवाद से निकल जाओगा, जो भी है हम भाई हैं, भाईचारा कायम कर लो। सबसे पहले इस बात की जरूरत है। यदि इस मनोवाद का सामना करना, यदि हम आपस में बिरादरियों में बटे रहे ना, तो कुछ नहीं बटेगा। वही चाहता है दुश्मन। तो इसलिए समय ज्यादा ले लिया। कोई मेरे मुख से गलत शब्द निकला हो तो माफी चाहूंगा। जय भीम, जय संविधान, जय मुख्यमंत्री। एक बार